नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आज जो हम हिंदी का पाठ्यक्रम जो है शुरू कर रहे हैं, शुरू से बिल्कुल जीरो से। और ये जो मेन रहेगा ये रीट के एग्ज़ाम के लिए रहेगा, क्योंकि सरकार के अनुसार जैसे हमारे डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, उस डेट के अनाउंस होने के कारण जो है हमने अभी फटाफट से हमने तैयारी करनी है। तो देखिए, वैसे बहुत सारी यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस हैं जहाँ से आपको आप क्लासेस वगैरह लगाते होंगे, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि हम जो आज इस क्लास में करवा रहे हैं या फिर जो हमारी हिंदी के जो पाठ्यक्रम में हम करवाएंगे वो जो है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं लाइव क्लासेस होती हैं, आप 2-2 घंटे टाइम लगाते हैं उसमें, फिर जाके एक चैप्टर पूरा होता है, लेकिन आपका उसमें एक थोड़ा सा टाइम की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें आपका स्पेंड होता है। तो कोशिश करेंगे कि टाइम जो है कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, इसमें वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, क्योंकि ज्ञान देना अलग बात है और परीक्षा का समय है, और परीक्षा के समय में परीक्षा के हिसाब से अगर हमने काम करना है तो फिर हमने जो है वो उसके हिसाब से ही तैयारी करनी है और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमने करना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में अगर बात करते हैं स्वर की, सभी जानते हैं आप जो हिंदी में स्वर होते हैं जो है मूल ध्वनि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। मूल ध्वनि जिसको हम क्या कहते हैं, मूल ध्वनि को हम क्या कहते हैं, स्वर हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से करेंगे। देखिए, अक्षर, ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाती है। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर, अक्षर जो है दो से बना है, और क्षर। ठीक है, क्षर का अर्थ होता है नष्ट होना और का अर्थ है उपसर्ग है, यानी का अर्थ क्या होता है, नहीं, यानी जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका जो कभी समाप्त नहीं होता, इसको क्या कहते हैं, अक्षर हम कहते हैं। अगली बात आती है ध्वनि। अब देखिए, ध्वनि जो है ना, ध्वनि की बात करें तो वर्ण जितने भी होते हैं वो सारे क्या हैं, ध्वनि है। वर्ण जो होते हैं, वर्ण विचार का हमारा टॉपिक क्या है, मुख्य टॉपिक आज का वर्ण विचार है, और वर्ण क्या होते हैं, वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और अगर आगे बढ़े तो स्वरों की बात करें तो स्वर जो है वो एक तो होते हैं हर्षो स्वर। हर्षो का मतलब क्या है, जिसमें केवल एक मात्रा का प्रयोग किया जाए। एक मात्रा का प्रयोग का अर्थ है जैसे अ, ई, उ, री, ये क्या है, ये आपके एक मात्रिक स्वर हैं, यानी केवल इसमें एक ही मात्रा का समय, जब उच्चारण करते हैं तो केवल एक मात्रा का समय लगता है। इन्हें हर्षो स्वर भी कहते हैं, और इन्हें दूसरा क्या कहते हैं, इन्हीं हर्षो स्वरों को हम क्या कहते हैं, इनको मूल स्वर भी हम कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये एक बार ये आया हुआ है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हम हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो 4 हैं, और कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, री। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, दूसरे टाइप का एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा हर्षो स्वर नहीं है, यानी कि आपका पूछ लेगा हर्षो स्वर कौन सा नहीं है। अब आपने बताना है कि कौन सा नहीं है, और उसमें आपका दे दिया आ, ए, री और ई। अब आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो देखिए ए भी मूल स्वर होता है, ई भी होता है, और री यानी है हर्षो, तीनों हर्षो जो स्वर हैं वो क्या है, वो मूल स्वर हैं, लेकिन आ क्या है, मूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मूल तो 4 ही है, और बाकी जो बनेंगे, बाकी जितने भी बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। अब कैसे बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं। बाकी जो वो कैसे बने हैं, देखिए इस तरीके से बने, ए जमा ए से क्या बना, ये 2 हर्षों मिलने से क्या, दीर्घ आ बना। ठीक है, हर्षो ई से क्या बना, हर्षो ई, और हर्षो ई से ये, इसी तरीके से हमारे क्या बने, सॉरी, ये जो है हमारा हर्षो ई जो है वो किससे बना, हर्षो उ जो है वो उ, और हर्षो उ से उकार बना। ठीक है, इसी तरीके से हमारे क्या थे, एक हमारी री हो गई। ठीक है, तो ये 4 तो हमारे ये हो गए, और 3 हमारे ये हो गए, कुल कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, 4 कौन से हमारे मूल स्वर हैं, प्लस में 3 क्या हो गए, हमारे दीर्घ स्वर हो गए। क्यों? क्योंकि इनमें मात्रा में, इनमें डबल का जो है समय लगता है, इसको उच्चारित करने में, इनको उच्चारित करने में डबल मात्रा का समय लगता है। क्यों? क्योंकि ये दो हर्षो स्वरों से मिलकर के बने हैं। तो 4 और 3 7। अब देखिए क्या होता है कि ये जो ए है और ये ई है, इनसे मिलकर क्या बना, ए बन गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से,
आप मेरे हम उम्र हो सकते हैं, आप, मैं बच्चों ही कहूँगा क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब ए और ई दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ये चीज़ आपको जब आप संधि करेंगे तो संधि के प्रकरण में आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाली बात है, ए जमा ई ए, ठीक है। इसी तरीके से ए जमा ऊ से करेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अ जमा अगर ए आप करेंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा, और ए जमा आप ओ अगर करेंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपके ए, आई, ओ और औ, ये जो चार हैं, ये चार कैसे बने, ये चार में बने दो अलग अलग को मिला करके। ये बिल्कुल एक जैसे थे, एक जैसे जो मिलते हैं उनको हम कहते हैं, जो एक जैसे वर्ण से मिलके बने हो उनको हम कहते हैं सवर्ण। ये आपके सवर्ण संधि में काम आएंगे। और अगर अलग अलग से बने हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं संयुक्त। तो ये जो हमारे चार स्वर हैं ये क्या है, संयुक्त है, और ये जो तीन है हमारे क्या है, दीर्घ है। अब देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो जो तीन ये और ये चार ये, इन सभी को दीर्घ कह सकते हैं क्या? तो ये बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि ये सारे चारों दीर्घ में हैं, लेकिन मैंने आपको अलग अलग में बता दिया। अब अपने विवेक से काम करना है, क्योंकि ये तीन जो है वो दीर्घ हैं और ये सवर्ण दीर्घ भी हैं। कई बार एग्जामिनर क्या पूछता है, आपसे पूछेगा कि सवर्ण दीर्घ कौन कौन से हैं, तो सवर्ण यानी समान वर्ण से दीर्घ बने हैं वो कौन से हैं, ये तीन हैं। और ये जो है ना अलग अलग से बने, इसलिए हम इनको दीर्घ नहीं बल्कि क्या कहेंगे, इनको कहेंगे संयुक्त। और संयुक्त का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। और जब दो अलग अलग को हम जोड़ेंगे तो फिर क्या बनेंगे, संयुक्त स्वर बनेंगे। तो देखिए हमारे क्या हो गए, यहां से एक बार फिर से दोबारा से देखते हैं कि हमारे जो मूल स्वर हैं, मूल स्वर हैं 4। इसके अलावा दीर्घ स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर हैं 3, और संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर है 4, यानी 4 और 3 7 और 4 11। अब देखिए यहां से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि कुल स्वर कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, तो आपने कितने करने हैं, 11, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 11 करने। अगर आपके पास पूछा जाए यही सवाल आपसे संस्कृत में अगर पूछा जाता है, संस्कृत में कितने हैं, तो आप करेंगे 13, क्योंकि एक तो आपका दीर्घ रिकार रह गया, क्योंकि री जमा री से क्या बनेगा, ये बनेगा दीर्घ री, ये सॉरी ये एक ही है, ठीक है, तो दीर्घ रिकार बनेगा, ठीक है। और दूसरा जो है एक होता है ली, ये अलग से आपका केवल संस्कृत व्याकरण में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम 11 और 2 13, यानी कुल मिलाकर के संस्कृत में अगर बात करें तो 13 होते हैं वर्ण स्वर, और हिंदी में बात करें तो 11 स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये ह्रस्व और दीर्घ का जो कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्लुत स्वर। अब देखिए प्लुत कौन से होते हैं, जब एक मात्रा लगी, किसी में एक मात्रा की आवाज आती है, एक मात्रिक अगर स्वरों की बात करें तो वो क्या है, वो सारे ह्रस्व हैं, ठीक है। अगर द्विमात्रिक है, द्विमात्रिक का मतलब क्या है, जिन स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्लुत। जैसे ये लिखते ना ओ, ठीक है। तो इसमें ओ के अंदर जो है ना 3 ओ के समान जो है वो जो है दबाव लगा है, इसलिए क्या कहेंगे, समय जो है 3 ओ के समान लगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको प्लुत स्वर कहेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ ओम के अंदर जो है वो कौन सा प्लुत स्वर कौन सा है, तो आपका जो ओ है वो प्लुत स्वर है, क्योंकि इसके आगे ये 3 का निशान दे दिया, यानी कि इसको 3 गुने समय में बोलना है, और 3 गुने समय में बोलेंगे तो कौन सा होगा, वो आपका प्लुत स्वर हो जाएगा। तो प्लुत स्वर जो है वो जिस भी स्वर के पीछे अगर इस तरह का ये निशान लगा है, ये सिंबल अगर किसी के पीछे लगा है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम प्लुत स्वर कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दीर्घ स्वर की बात हो गई, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं संयुक्त स्वर, इनकी बात हो गई है। अब मूल स्वर, तो मूल स्वर देखिए ये तीनों ही हमने स्वर के अंदर जो है वो दीर्घ कौन से हैं, प्लुत कौन से हैं, संयुक्त कौन से हैं, इनकी हमने बारी बारी से इनका अध्ययन हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अयोगवाह। देखिए ये बातें, ये जो टॉपिक है आपका अच्छे से समझ में तो तब आता जब हम आपको स्वर करवा देते और स्वर के बाद में व्यंजन भी करवा देते, और उसके बाद में आपके मन में अगर प्रश्न उठता तब हम करवाते तो और अच्छा था। लेकिन मैं आपको यहाँ पॉइंट डाल दिया मैंने, इसलिए मैं यहाँ आपको करवा देता हूँ अयोगवाह कौन से होते हैं। देखिए अयोगवाह जो शब्द है वो कैसे बना है, अ योग और वाह।
आपके याद रखने के लिए मैं अलग अलग बता देता हूं। जिनका ए का अर्थ क्या होता है, ए उपसर्ग है, ए का अर्थ होता है नहीं या क्या होता है रहित, योग होता है जोड़, या कह सकते हैं आप लगाव, और वह यानी वहन करना, वहन करना, यानी जिनका योग जो है वो वहन नहीं होता किसके साथ, ना तो जो स्वरों में गिने जाते ना जो व्यंजन में गिने जाते, वो क्या होते हैं आपके अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं, जो स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, इन दोनों की कैटेगरी से अलग जो रह गए वो क्या है, अयोगवाह है। अब आप कहेंगे अयोगवाह कौन से होते हैं, तो देखिए आपने जब आपने कक्षा 1 से 2, 3 में जब आपने ये पढ़ा होगा तब आपने स्वर कौन कौन से पढ़े थे, ए अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, उ उल्लू, उ ऊन री ऋषि, ठीक है। इसी तरीके से ए एडी, आई एनक, ओ ओंकली, औ औरत, और उसके बाद में आपने पढ़ा था अंग और आपने पढ़ा था अह। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, और ये सारी चीज़ें जब आपने पढ़ी थी तो उसमें एक चीज़ आई थी और वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ ये थी कि हमने अंगा और अह को नहीं गिना कि अंगा और अह जो है वो किस में आते हैं। तो देखिए ये ना तो व्यंजन में आते ना स्वर में आते, लेकिन हमें ये बताया गया कि ये स्वर होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या स्वर नहीं होते। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। और ये क्या होता है, ये होता है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग हम जो है तत्सम शब्दों में प्रयोग करते हैं। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी आगे जो टॉपिक आएंगे उसमें किसी भी शब्द के साथ अगर विसर्ग लगे हैं तो वो शब्द जो है कि संस्कृत का होगा, और जो संस्कृत के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, ठीक है। और जो अनुस्वार है वो भी क्या होगा आपको, अनुस्वार और ये जो अनुनासिक है। अब देखिए कई बार ना ऐसे बोल देते हैं, पेपर में आ जाता है कि इनमें अनुनासिक कौन सा है, अनुस्वार कौन सा है, ठीक है। तो ये जो है फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अनुस्वार जो होगा वो केवल बिंदी है, वो अनुस्वार है, और जिसके साथ चंद्र बिंदु लगा है, चंद्र बिंदु जो है वो क्या है आपका अनुनासिक है, अनुनासिक है, ठीक है। तो जो भी आपके तत्सम शब्द होंगे, तत्सम जो शब्द होते हैं उनमें अनुनासिक नहीं प्रयोग होता। तो आप संस्कृत के शब्द देखेंगे उनमें तत्सम, इनका अनुनासिक का जो प्रयोग है वो नहीं होगा, केवल जो है यहाँ अनुस्वार का प्रयोग होगा। ये चीज़ें आपको मैंने उस लेवल में उस हिसाब से आपको तत्सम तद्भव वाले टॉपिक के हिसाब से बताई है, ठीक है। तो ये जो दोनों होते हैं ना, एक तो अनुस्वार और दूसरा विसर्ग, ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है, इसलिए इनको क्या कह दिया कि इनका योग नहीं वहन है किसी के साथ, यानी ना तो स्वर के साथ इनका योग है और ना ही व्यंजन के साथ इनका योग है, ना तो स्वर है ये और ना ही ये व्यंजन है। तो ये जो है आपको कॉन्सेप्ट ये तो इतना क्लियर हो गया होगा, स्वर कौन से होते हैं, मूल स्वर कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आती है व्यंजन की। तो स्वरों की अगर बात करें तो स्वर तो वही होते हैं जिनका उच्चारण जो है वो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जाता है, मतलब अकेले जो बोले जा सकते हैं। लेकिन व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन का प्रयोग जो है हम क्या करते हैं, स्वरों की सहायता से करते हैं, स्वरों की सहायता से करते हैं। जैसा हमने देखा कि अयोगवाह शब्द था, अयोगवाह। अब अयोगवाह में ए जो लगा था ना अकेला, इस अकेले ए का भी एक अर्थ है, लेकिन यहां अगर ये कह दें कि अकेला क, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। अब इसके साथ कोई मात्रा लगेगी, कोई दूसरे वर्ण लगेंगे, तभी जाकर के ये क्या होगा, तभी ये सार्थक होगा, अदरवाइज क्या ये निरर्थक है। लेकिन ये यहां अगर स्वरों की बात करें तो वो क्या है, बिना किसी दूसरे व्यंजन की सहायता से बोले जा सकते हैं, उच्चारित किए जा सकते हैं, प्रयोग में लाए जा सकते हैं, तो वो क्या है, वो सारे आपके स्वर हैं। और व्यंजन क्या है, इनमें क्या होता है, इनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन कौन से होते हैं, जिनमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती हो। अब देखिए व्यंजन होते कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसकी बात करें तो ये देखिए क, ख, ग, घ। देखिए बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस चीज में। आप कहेंगे सर हम तो जो है वो टीचर बनने जा रहे हैं और हम ये क, ख, ग, घ ये सीखेंगे, तो ये बिल्कुल बहुत सारे लोगों को इनका एक्चुअल पता नहीं होता। और आपको मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसमें आप भी कंफ्यूज होंगे, आप भी कंफ्यूज होंगे। आपको हमेशा के लिए एक बात गांठ बांध लेना, यहाँ से एक चीज़ सीखने वाली है, और वो क्या है, वो ये है कि ये क, ये ख, ग, घ और ये क्या है, इसमें जो है वो सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं कि ये जो एक तो यहाँ पर साइड में ये बिंदी लगेगी, ये बिंदी जो है वो कहाँ लगेगी, ये साइड में लगेगी। अब साइड में लगेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, अंग कहेंगे। ज़्यादातर क्या कहते हैं, क्या कहेगा, घेड़ है,
अड़य नहीं होता, ये अंगय होता है। ध्यान रहे बच्चों कि ये जो यहाँ पर ये जो है ना इसके साइड में ये बिंदी यहाँ आएगी, लेकिन अगर इसके बिंदी यहाँ आती है बिल्कुल नीचे अगर ये आती है ना तो हम क्या कहते हैं, ये अड़य होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको अड़य बोलेंगे, लेकिन ये अंगय है। जो कै वर्ग में आएगा ना, इस कै वर्ग में यानी पूरी कै वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, कै वर्ग कहते हैं। और कै वर्ग में जो चीज आएगी वो केवल यहाँ पर आएगी, अंगय आएगा। ठीक है, तो कै ख ग घंगय और च छ ज झ, और कुछ लोग इसको अणय बोलते हैं। बहुत सारे लोग, मेरा जो अनुभव उसमें बहुत सारे लोगों ने, मैं जानबूझ के ये लास्ट वाले को उच्चारित नहीं करता, च छ ज झ, इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो आवाज क्या आती है, कुछ अणय कहते हैं, कुछ ये कहते हैं, लेकिन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और ट ठ ड ढ और अणय, त थ द ध और न, प फ ब भ और म। देखिए ये जो 5 है ना, ये 5 वर्ग हैं। जस्ट जो कै से शुरू होता है वो क वर्ग, च से शुरू होता है च वर्ग, ट से शुरू होता है ट वर्ग, और तै से शुरू होता है तै वर्ग, पै से शुरू होता है पै वर्ग। अब देखिए इनका क्रम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उच्चारण स्थान करेंगे तो उच्चारण स्थान में आपको वैसे अगर याद नहीं होते हैं, लेकिन ये आपको क्रम से याद है, तो बहुत आसान तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें उच्चारण स्थान करेंगे तो बहुत आसानी से आप लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा तरीका मैं अब आपको बताऊंगा उच्चारण स्थान का। और उच्चारण स्थान जो है ऐसे एग्जाम में जो टीचर से संबंधित है उसमें ऐसा नॉर्मली एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये देखिए ये 5 वर्ग है ना, ये पांचों वर्ग जो है ये क्या कहलाते हैं, ये 5 वर्ग जो कै से मैं तक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अगर संस्कृत की बात करें तो इसको कहते हैं स्पृष्टम। क्या कहते हैं, स्पृष्टम, स्पर्श व्यंजन, या इनको संस्कृत में पूछ रहे कैसे मैं तक है, क्या स्पृष्टम है। ठीक है, स्पृष्टम या स्पर्श व्यंजन। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आता है य र ल और व। ठीक है, ये जो है ना, अब इनको याद रखने का तरीका क्या है, ये आगे सॉरी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श के बाद में आते हैं अंतस्थ। तो ये जो है ना, ये है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और इसके बाद में क्या आते हैं, इसके बाद में ध्यान से कर्म देखना, ये जो है वो 2016 के रीट में शायद ये क्वेश्चन आया था, और एक बार केवीएस के एग्जाम में भी आया था, लेवल 1 के लिए जो प्राइमरी टीचर के लिए जो होता है उसमें एग्जाम, उसमें इन श का क्रम बताना है, श, स और स। इन तीनों का जो है क्रम क्या रहेगा, यानी पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ये क्रम वहां पूछा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको क्या कहते हैं हम, ऊष्म व्यंजन इनको हम कहते हैं। यानी कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्री मुख तंत्री के अंदर जो है वो ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन से आपको पता होना चाहिए, अंतस्थ कौन से आपको पता होना चाहिए, स्पर्श कौन से आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपके हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले लिया करो और साथ में कॉपी रखा करो। जो भी चीज़ आपको पता नहीं थी और आपको नई चीज़ है उसको फटाफट से साथ में वीडियो को रोक करके उसको नोट डाउन आप कर ले तो अच्छा रहेगा। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं, इन्हीं में से बहुत सारी चीज़ें और नई आपके सामने आने वाली है। ऊष्म व्यंजन आगे, इसके बाद में स्पर्श संघर्षी। देखिए क्या है, ये है स्पर्श भी हो और साथ में संघर्षी भी हो। ठीक है, ये जो श वाले ना, श स और है, इनको हम इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं साथ में, इनको जो है वो संघर्षी भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, संघर्षी भी कहते हैं। यानी कि जब इनको जब बोलते हैं तो क्या होता है, वो हमारी स्वर तंत्री में जो है घर्षण होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संघर्षी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ हो रहा है कि स्पर्श भी हो और संघर्षी भी हों, यानी जो स्पर्श व्यंजन भी और संघर्षी भी हो, तो क्या है, ये च वर्ग वाले जो है वो क्या होंगे, वो स्पर्श भी हैं और क्या है, संघर्षी भी हैं। तो स्पर्श संघर्षी में क्या हुआ आपका, च वर्ग जो च छ ज झ हैं, ये क्या है आपके स्पर्श संघर्षी में आ जाते हैं। स्पर्श भी और संघर्षी भी आपके ये होते हैं। तो ये कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में देखिए पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन होता है आपका जो लय होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। लय को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ये जो है कई बार इन टेट के जो एग्जाम होते हैं इनमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तक्षिप्त, देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ ये यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। उत्तक्षिप्त, उत और क्षिप्त। ठीक है, तो उत का अर्थ क्या होता है,
वैसे तो ऊपर, ठीक है, और क्षिप्त का अर्थ होता है गिरना, यानी ऊपर जाना फिर गिरना। तो हमारे कुछ ऐसे वर्ण हैं जो जिनका उच्चारण करते तो एक बार वो ऊपर जाते हैं, जीवा जो हमारी जीव जो है हमारी वो एक बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको उत्क्षिप्त कहते हैं। जैसे जो आपका ट, ठ, ड, ढ और ण, ये है ना, इनके ड के ओब्लिक में आता है ये, और ढ के भी एक ओब्लिक में ये आता है ये जो है ना, ये दो नीचे बिंदी वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, ढ, और इसको क्या बोलते हैं, ढ, ड, ड़, ढ, ढ, ठीक है। तो ये जो दोनों है ना, इनको हम क्या कहते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी क्या होती है, ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त भी कहते हैं। दूसरा ये क्या है कि जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उनके शब्द अगर आप यहाँ हिंदी में प्रयोग करें तो इन शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। आप कन्नड़ भाषा का प्रयोग करें तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसको क्या है, उन भाषाओं के शब्दों को सही से उच्चारित करने के लिए भी इनको क्या किया गया, इनको विकसित किया गया, इनको जो है वो बाद में विकसित किया गया है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, विकसित व्यंजन भी कहते हैं और इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो इन दोनों तरीके से कौन कौन से है उत्क्षिप्त या विकसित, तो ये है ड और दूसरा क्या है ढ, ये दोनों क्या है उत्क्षिप्त या विकसित व्यंजन होते हैं। इसके बाद में आगे देखें, प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित, प्र उपसर्ग है, इसके साथ कंप धातु है, कंप का अर्थ होता है कांपना, यानी वाइब्रेट करना, टू वाइब्रेट इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो प्रकंपित यानी ऐसा व्यंजन जिसको जब हम बोलते हैं तो उसमें व्यंजन होती है, तो कौन सा होता है, र। र को जब आप बोलेंगे तो आपकी जो है वो प्रकंपित यानी कंपन होती है। लुंठित, लुंठित का अर्थ क्या होता है, लुढ़कना, जीवा जो हमारी जो है वो घर्षण करके लुढ़कती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्रकंपित या लुंठित हम इनको कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रकंपित कौन सा, उत्क्षिप्त कौन सा, पार्श्विक कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है अर्धस्वर या संघर्षहीन। कुछ ऐसे भी हैं जो स्वर नहीं हैं, व्यंजन हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, लेकिन पूर्ण स्वर नहीं बल्कि क्या, अर्ध स्वर। तो ऐसे कौन से जिनको अर्ध स्वर कहा जाता है, तो य और वह। हिंदी में तो यह और वह जो दोनों है वो क्या है, वो अर्ध स्वर है, क्योंकि इनका जो है अगर आप यण संधि का आपको ज्ञान है तो यण संधि में क्या होता है, य के स्थान, ई के स्थान पर क्या होता है, यह होता है, और ऊ के स्थान पर क्या होता है, सॉरी ऊ के स्थान पर क्या होता है, वह होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ई की आवाज़ और यह की आवाज़ उच्चारण स्थान भी इनका समान है, अभ्यंतर प्रयत्न भी इनके समान है, तो इसलिए इनको क्या कहा है, इनको इसमें जो है घर्षण नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, बिल्कुल आवाज़ जो है बिल्कुल फ्लैट हमारे मुख से हवा जो है निकल जाती है, यह और वह बोलते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा है, या संघर्षहीन कहा है या फिर अर्ध स्वर कहा है, क्योंकि स्वर जब उच्चारित करते हैं तो उनमें भी ऐसा बहुत कम होता है कि घर्षण नहीं होता। तो इसलिए जो है अर्ध स्वर कौन से, यह और वह जो है वो आपके अर्ध स्वर हैं। इसके बाद में अ घोष और श घोष की बात आती है। अ घोष और श घोष। अ घोष कौन से, जिनका जब उच्चारण करते तो क्या होता है, आवाज जो है वो गूंजती है, आवाज गूंजती है, वो क्या सॉरी वो क्या है, वो श घोष है, और जिनमें नहीं गूंजती वो क्या है, अ घोष है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा अ घोष, चौथा पांचवा क्या होता है, श घोष होता है, क ख ग, ठीक है। और श घोष में क्या होता है, घ और अंग, ये होता है। तो ये आपके जो वर्ग हैं उसका पहला दूसरा तीसरा जो है वो क्या होते हैं, अ घोष, और चौथा और पांचवा क्या होते हैं, ये होते हैं श घोष। ये ठीक है, इस क्रम से आप याद रख सकते हैं कि पहला दूसरा तीसरा अघोष, चौथा पांचवा क्या होता है, श घोष होता है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद में श घोष का हो गया। इसके बाद में अल्प प्राण का बात आती है। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प का अर्थ होता है कम, ठीक है, और प्राण का अर्थ क्या होता है, प्राण का अर्थ होता है श्वास, प्राणवायु कहते हैं ना, सांस को कहते हैं ना प्राणवायु। तो ये श्वास जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। तो यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारा जो श्वास है वो कम बाहर आता है, श्वास कम बाहर आता है, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके अल्प प्राण। जिनमें श्वास कम बाहर आता है वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, अगर देखें तो पहला, फिर तीसरा और फिर पांचवा,
यानी किसी भी वर्ग का, 5 वर्ग होते हैं, इन 5 वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा जो है वो क्या है, अल्पप्राण है। इसके अलावा य, र, ल और व, ये भी क्या है, अल्पप्राण है। दूसरा होता है आपका जैसे ख और घ, इनको जब आप बोलेंगे तो क्या होगा, हमारी श्वास से, मुख से जो है वो ज़्यादा श्वास बाहर आएगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको महाप्राण कहते हैं। और जो हमारे श और ह, ये क्या है, ये भी क्या है, आपके महाप्राण है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ये क्या है, अल्पप्राण, और पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण है, दूसरा, चौथा क्या है, महाप्राण है। यरलव जो है वो क्या है, अल्पप्राण है, और श है क्या है, ये महाप्राण होते हैं। तो ये आपके व्यंजनों का वर्गीकरण आपका यहां से हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहां देखे होंगे कि हमने आज जो पहले इस टॉपिक में हमने किया है वो क्या क्या किया है, स्वर किए हैं, अक्षर क्या होता है, ध्वनि क्या होती है। देखिए एक चीज यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो ये है कि एक तो होता है ध्वनि और एक होता है स्वर। अब देखिए स्वर और ध्वनि, इनके जो है ना, एक तो होता है इनको लिखित रूप करना, ठीक है, एक होता है मौखिक रूप, ठीक है। तो ये जो है ना, इन दोनों के अंदर जो आपका कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए कि ध्वनि क्या है। ध्वनि की आवाज़ को कहते हैं, तो आवाज़ क्या होगी, आवाज़ तो क्या होता है, मौखिक रूप होता है, ठीक है। और लिखित जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ण, ठीक है। ये स्वर ही है तो स्वर ही, लेकिन ध्वनि क्या होती है, मौखिक रूप होती है, और स्वर वर्ण जो है वो क्या है, इसका लिखित रूप अगर हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वर्ण हो जाएगा। तो इस बात का भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हमने जो आज के इस वीडियो में किया है वो, ठीक है। तो ये वीडियो आप अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में जो हम और इसका डिटेल जो है, अगला चैप्टर जो है वो हम आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।